सरकारी पॉल पर पार्षद उम्मीदवार को बैनर पोस्टर लगाना पड़ा महंगा। विश्वविद्यालय थाने में दर्ज किया गया मामला। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पार्षद उम्मीदवार के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। यह मामला आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर था। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 14 में पार्षद उम्मीदवार राखी कुमारी के द्वारा कई सरकारी पॉलों पर बैनर पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जो आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। इस क्रम में फ्लाइंग ऑफिसर सदर अंचल के आरओ मोनी झा के द्वारा कई जगहों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा और मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा कई बैनर पोस्टर को उतारा भी गया, जिसके बाद मौजूद पदाधिकारी के द्वारा विश्वविद्यालय थाने में मामला दर्ज करने को संबंधित पदाधिकारी को कहा गया। पदाधिकारी ने कहा कि जो भी व्यक्ति नगर निगम चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। तो वहीं सभी से उन्होंने निवेदन किया कि जो भी लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जो उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं वह सभी नियमों को जान ले और उसी नियम के अनुसार अपने चुनाव का प्रचार प्रसार करे। ये तो सरकारी पॉल है, ये लक्ष्मी सागर चुनावटी की लक्ष्मी सागर पे पड़ता है एरिया। ये राखी कुमारी करके वार्ड पार्षद से अति जो खड़ा होने जा रहे हैं उन्हीं का बैनर है। बिजली का पॉल है? हाँ, बिजली का पॉल है। लगाना या नहीं लगाना जानकारी है? ये तो हम नहीं बता सकते, सरकारी पॉल में नहीं लगाया जाता है। नहीं लगाया। क्या नाम हुआ आपका? बैजनाथ राम। इसी मोहल्ला में घर है? जी। करने के लिए मेरे साथ एक टीम लगाया गया है। उस टीम के साथ मैं यथासंभव भ्रमण करती रहती हूँ कि कहीं कोई मामला संज्ञान आए तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। आज एक मामला संज्ञान में आया है जो आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, तो उसके आलोक में हम उस पर एफआईआर करने जा रहे हैं। क्या मामला है? आचार संहिता का उल्लंघन ये है कि सरकारी पोल पर पोस्टर बैनर नहीं लगाना है। किसी भी सरकारी भूमि पर कोई भी मतदाता पर पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते हैं। और आज हमने भ्रमण के दौरान पाया कि सरकारी पोल पर जो है वो पोस्टर बैनर लगा हुआ था, तो उसी पर एफआईआर करने जा रहे हैं। कोई भी आवेदक किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते और किसी दूसरे व्यक्ति के भी घर पर लगाते हैं तो उनकी अनुमति होना आवश्यक माना जाता है। जो भी प्रत्याशी उम्मीदवार है और बहुत सारे नियम हैं। महोदय द्वारा आदर्श आचार संहिता को सही तरह से लागू करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई गई थी, जिसमें मोनी जी रेवेन्यू ऑफिसर सदर अंचल हमारे क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड है। इनके द्वारा भ्रमण के क्रम में आज वार्ड 14 में आचार संहिता का उल्लंघन एक मामला आया जो सरकारी पोल पे पोस्टर लगाए हुए थे, जिससे कर प्राथमिकी। मंत्री संजय झा द्वारा एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम कहने पर दरभंगा के एआईएमआईएम के नेता नजरे आलम ने जताई कड़ी आपत्ति। प्रेस वार्ता कर बताई कई बातें। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा मिथिलांचल के दौरे के दौरान एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहकर महागठबंधन को वोट कटुआ कहा, जिसके पलटवार करते हुए मंगलवार को एआईएमआईएम के नेता नजरे आलम ने प्रेस वार्ता कर कई बातों को बताया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम पार्टी को भाजपा का बी टीम कहने से पहले संजय झा को खुद सोचना चाहिए कि बिहार में 17 सालों तक खुद उनकी पार्टी बीजेपी के साथ रही। ऐसे में इनके जुबान से यह बात अशोभनीय है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। वहीं नजरे आलम ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा मुसलमानों को एआईएमआईएम पार्टी से जोड़कर न सिर्फ बिहार के बल्कि देश के मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि संजय झा एआईएमआईएम पार्टी को भाजपा का बी टीम कहती है, जबकि इनका खुद का राजनीतिक इतिहास बीजेपी से रहा है और आरएसएस के समर्थक हैं। दिनों राज्य सरकार के मंत्री हैं संजय झा जी। अभी कुंडली चुनाव भी ये लोग हार गए हैं। अब इनकी बुखलाहट है कि ये एमआईएम पार्टी को बीजेपी की टीम बोलते हैं
और जबकि संजय झा की खुद पैदाइश बीजेपी की बी टीम बन करके हुई है, ये आरएसएस के लोग हैं। और इन्होंने अभी पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था कि मियाँ जी मुझे वोट नहीं देते हैं, मुसलमान वोट नहीं देते हैं, तो इनको तो ऐसे भी मुसलमानों पे बात करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी जो आज के डेट में ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम देश की राजनीति का मेन चेहरा बनेंगे और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, तो अगर ऐसे नेता संजय झा जी टाइप इनके रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये 24-25 में बिहार को भी बचा पाएंगे। क्योंकि बिहार में जिस समुदाय को संजय झा गाली दे रहे हैं MIM से जोड़ करके मुस्लिम समुदाय को, और वो ब्राह्मणवाद की राजनीति कर रहे हैं मिथिला के क्षेत्र में, ये जनता से छिपा हुआ नहीं है। यही संजय झा बताएं कि कितने मुसलमानों के लिए वो काम करते हैं, कितने दलितों के लिए काम करते हैं। सिर्फ ब्राह्मणवाद को वो मिथिला में लेकर के चलते हैं और इनके द्वारा, इनके लोगों के द्वारा फिनांस करके एक छात्र संगठन के द्वारा नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जाता है। और अभी पिछले दिनों ही मिथिला राज्य की भी ये मांग करवाते हैं। तो ये नीतीश जी का जो दिल्ली जाने का सपना है, उसको कहीं ना कहीं संजय झा टाइप जो बीजेपी के खुद एजेंट रहे हैं, वो उस रथ को रोकने का काम कर रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और देश की भी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुस्लिम समुदाय। इसको अगर इनके मंत्री गाली देंगे, बी टीम कह के संबोधित करेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि यही बी टीम मुसलमान जो है ये इनको 2024 में भी नुकसान पहुँचाएगा और 2025 में भी पहुँचाएगा। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि ये जो इस तरह के तथाकथित नेता हैं, इनको समय रहते सुधार करें और मुसलमानों को गाली दिलवाने से परहेज करें। अपना परिचय दे दीजिए। नजर आलम। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आवासीय कार्यालय पर सिंडिकेट की बैठक का किया गया आयोजन। मंगलवार को आगामी सीनेट की प्रस्तावित बैठक के कार्यक्रम से संबंधित सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उनके आवासीय कार्यालय के सभा कक्ष में हुई। इस बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष कुलानुशासक डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी, प्रोफेसर विनोद चौधरी, प्रोफेसर हरिनारायण सिंह, डॉक्टर अमर कुमार, प्रोफेसर धनेश्वर प्रसाद सिंह, प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा, डॉक्टर नैयर आजम, डॉक्टर नंद कुमार, मोहम्मद इम्बेसात शौकत सहित सिंडिकेट के कई सदस्य मौजूद थे। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने आए सभी सदस्यों का स्वागत किया। इस बैठक में गत कार्य के कार्यवृत्त को संपुष्ट करने, सीनेट के प्रश्नोत्तरी को अनुमोदित करने तथा 2/12/2022 को निर्गत सीनेट के संपूर्ण कार्यसूची को घटनाोत्तर स्वीकृति के लिए बुलाई गई थी, जिसे पास कर दिया गया। सदन में सर्वसम्मति से कई मुद्दों पर चर्चा की गई। महाराजा संग्रहालय के संबंध में प्रकाशित समाचार पर ध्यान आकृष्ट किया गया। अध्यक्ष की अनुमति से कुल सचिव ने सूचित किया कि संज्ञान में आते ही विभागाध्यक्ष से स्पष्टीकरण पूछा गया और विभागाध्यक्ष ने कहा कि इसमें कोई बाहरी आदमी नहीं था, मात्र स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के 8 छात्राएं थे, जिनकी स्वीकृति एवं हस्ताक्षर लेकर वो संग्रहालय के साफ सफाई के लिए गए थे। छात्राएं के द्वारा अनुचित तरीके से लिए गए फोटो पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। यह भी सूचित किया गया कि संग्रहालय के किसी सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंची है। कि आपको ये मानक इसलिए बनाना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में बीएड की फीस जो भी तय की गई आज की तारीख में वो ज्यादा जरूर लग रही है कि 1,50,000 है, 1,50,000 फीस तय की गई है। आने वाले 10 वर्षों में ये फीस नहीं बढ़ेगी, मुझे लगता है। नहीं बढ़ा सकता ना, कोर्ट से आंदोलन होगा, कोर्ट से फीस तय आने वाले 20 वर्षों में नहीं, तो आप फिर ईयरली इंक्रीमेंट उनको देना चाहेंगे। वो मांग है, एक बात हम मेरे समझ मांग में है ना। हाँ, तो देंगे कहाँ से? आप पैसा कहाँ आपके पास है? फीस बढ़ नहीं रही है, रेगुलर मोड नहीं है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर चलाया गया मजिस्ट्रेट टिकट चेक इन अभियान। 100 से अधिक के टीटी के टीम ने बेटिकट यात्रियों से काटे जुर्माने। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को मजिस्ट्रेट टिकट चेक इन अभियान चलाया गया। इस अभियान में 100 से अधिक टीटी के टीम शामिल थे, जिन्होंने यह टिकट चेक इन अभियान चलाया और बेटिकट रेल यात्रियों से जुर्माने वसूले गए। बताया जाता है कि
यह टिकट चेक इन अभियान मंडल वाणिज्य प्रबंधक राकेश रोशन के नेतृत्व में चलाया गया। तो वहीं जब इस संदर्भ में मंडल वाणिज्य प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने ऑफ कैमरा कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे की ओर से जो जुर्माने का टारगेट हम लोग को तय किया गया था उससे कहीं अधिक हम लोगों ने जुर्माना वसूला है। जुर्माना वसूलना ही हम लोग का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम लोग का लक्ष्य है रेलवे टिकट की बिक्री खिड़की काउंटर से ज़्यादा हो। हम लोगों ने अभी तक 56.9% ज़्यादा जुर्माना वसूला है, जो समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत या अपना अलग स्थान रखता है। टिकट का रसीद मिला। कहाँ जा रहे हैं? दरभंगा टू चेन्नई। अच्छा, टिकट नहीं कटवाए थे? नहीं, टिकट नहीं कटवाए। टिकट कटवाए हैं जी। तो क्या लगा, टिकट कटा के न जाना चाहिए आपको? टिकट नहीं मिला ना। नहीं मिला? नहीं मिला, 1-1.5 महीना पहले फुल हो जाता है। अच्छा, इसलिए आज टिकट बनवा के बाहर जा रहे हैं? जी। क्या काम करते हैं बाहर में? कैंटीन का काम करते हैं। यहाँ के काम नहीं मिलता है आपको? मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिल पाता डेली का डेली। वहाँ मिल जाता है काम? क्या नाम हुआ? सिकंदर यादव। कहाँ से घर है? घर हो गया घुरघट्टा। बंगाल व केरल के दंपति ने लिया बच्चे को गोद, अब दोनों बच्चों को मिलेगा माता पिता का प्यार। जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा मंगलवार को विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के 2 बच्चों का अंतिम रूप से दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया। गौरतलब है कि यह आदेश जिला परिवार न्यायालय द्वारा जारी किया जाता था, परंतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन के पश्चात दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के तहत अब यह अधिकार जिलाधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया। विनियमावली के तहत बिहार के कुछ जिलों में ही दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जिसमें दरभंगा जिला भी शामिल हो गया है। सहायक निदेशक नेहा नूपुर ने बताया कि दोनों में से एक बच्ची को पश्चिम बंगाल के दंपति को तथा दूसरे को केरल के दंपति को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रावधान के अनुसार इन बच्चों को प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर में दिया गया था। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बच्चा कानूनी रूप से गोद लेने हेतु प्रक्रिया निर्धारित है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार से गोद लेना विधि विरुद्ध एवं दंडनीय अपराध है।